ये खूबसूरत सी लड़की कोई इंसान नहीं है, ये युकियोना है। योकाई क्लैन की एक लड़की जो कि हमेशा से बर्फ और ठंडी इलाकों में रहना पसंद करती है। पर उसी दिन दो दोस्त मोरोई और हयातो हाइकिंग करने के लिए बर्फीले पहाड़ में निकल पड़े थे। पहाड़ चढ़ते वक्त अचानक से अगले ही पल हयातो ने मोरोई को धक्का दे दिया। धक्का लगने के कारण मोरोई तो सीधा खाई से नीचे गिर जाता है। हाँ, वो तो किस्मत थी, जो नीचे वाली बर्फ ने झटका सोख लिया तो उसकी जान बच गई। मोरोई की जान तो बच चुकी थी, लेकिन बेचारे की टांगे टूट गई थी। इतनी ज्यादा ठंडी बर्फीली जगह पर उसके पास सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी अचानक से सामने एक अजीब सी परछाई उभरी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एंड वो थी युकियोना, जिसने हल्की आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, अपने ही दोस्त से धक्का खा गए और आराम से पड़े हुए हो। मोरोई भी कोई सिंपल बंदा नहीं था भाई, वो तो सिग्मा निकला। उसने पलट करके जवाब देते हुए कहा, तुम अपनी शक्ल को देखो खेबड़ी, और कहा तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, युकियोना को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो हंस रही थी। फिर जिसके बाद युकियोना ने उसके लिए एक बर्फ का घर बनाया, उसके सोने के लिए बैग भी बिछाया। असल में युकियोना ने उसको ऐसे ही नहीं बचाया था, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ऊपर चल करके आती या फिर बाद में इंसान आ करके यहाँ पे इस जगह को डेवलप कर देते तो इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह खराब हो जाती। फिर जिसके बाद युकियोना ने मोराई के बैग से आधे पैसे निकाल लिए। दरअसल हाल ही में युकियोना को इंसानी खाना और शराब पीने की आदत लग चुकी थी। एंड जैसे कि नॉर्मल सी बात है, इंसानी कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो कभी कभी लोगों की जेब से चोरी भी कर लिया करती थी, लेकिन ऐसा करने से कुटो को योकाई क्लैन का विजडम कॉर्ड वाला गुस्सा झेलना पड़ता था, क्योंकि योकाई की दुनिया का भी एक नियम है, वो लोग इंसान की दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। वो मोरोई की मदद करने के बाद उसका इनाम ले करके वो नियम को तोड़ भी नहीं रही थी। हालांकि उसको अपने शक्ल की परवाह तो नहीं थी, लेकिन बदसूरत कहलाना उसको पसंद नहीं था। उसने थोड़ा बहुत मोरोई को छेड़ा, जिसके बाद वो एकदम से अचानक गायब हो गई। रात पूरी तरीके से कट गई। सुबह होते ही युकियोना दोबारा से आ गई, मोरोई को उठा लिया एंड उड़ते उड़ते मोरोई को नीचे ले जाने लग गई। जाते जाते उसने ये भी चेतावनी उसे दी कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे घुस करके मार के जाऊंगी। नीचे रेस्क्यू केबिन के अंदर हयातो पुलिस को पूरी झूठी कहानी बता रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है एंड मोरोई अंदर आ जाता है। उसने सीधा जाकर के पुलिस के सामने हयातो के ऊपर इल्जाम लगाया। जांच पड़ताल हो जाने के बाद मोरोई को असली सच पता चलता है कि आखिरकार हयातो ने उसको धक्का क्यों दिया था। असल वजह थी एक लड़की मायू। मायू मोरोई को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन हयातो जो न था वो मायू को बहुत पसंद करता था, जिसके कारण उसने मोरोई को धक्का दे दिया। गुस्से में आकर के उसने अपना केस अपने वकील के हवाले कर दिया। जिसके बाद लेकिन लगातार उसके मन के अंदर एक ही लड़की घूमे जा रही थी, युकियोना। वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, पता नहीं क्यों 11 साल पूरी तरीके से बीत गए। मोरोई वापस से उसी जगह पर लौटा, उसी बर्फीले पहाड़ के नीचे वाले शहर पर। लेकिन तभी उसकी वापस से नजर पड़ी उसी जानी पहचानी शक्ल के ऊपर, युकियोना। और युकियोना भी तुरंत पहचान गई कि ये आखिरकार इंसान कौन है। असल में योकाई इंसानों की शक्ल देख करके नहीं पहचानते, बल्कि वो लोग इंसान के अंदर से निकल रहे ऑरा और कलर को देख करके उन्हें भापते हैं। मोरोई ने फ्लर्ट मारते हुए सोचा, आइसक्रीम से युकियोना को मैं फ्लर्ट कर दूं। वो दर्जनों आइसक्रीम खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन युकियोना ने कह दिया, मुझको तो मायू के हाथों से बना हुए खाने को खाना है। मोरोई बोला, मैं तो बहुत ही अच्छा कुक हूँ। एंड जिसके बाद उसने युकियोना को अपने घर खाने के लिए बुला लिया। रास्ते में युकियोना को उसके बीते हुए सालों की कहानी पता चली। उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको खत्म कर दिया। हालांकि जिस पार्टनर के साथ कंपनी शुरू की थी उसने नीले वाले ड्रम में तो नहीं मारा, लेकिन डिवोर्स के नाम पर एलिमनी ले करके मुझे फेंक दिया। हाँ, बीवी और दोस्त दोनों की गद्दारी को देख करके मोरोई का तो दिल ही टूट गया। एंड ये सब देख करके उसने सभी दुनियादारी को छोड़ करके इसी छोटे से शहर में जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। ये चीज को सुन करके युकियोना ने अचानक से साइड में सोचा, ये तो पूरी तरीके से कंगाल हो गया है, मुझको क्या खुश रखेगा। लेकिन बातों बातों में मोरोई ने उससे बताया, मेरे पास बहुत ही पैसा है, इतना सारा पैसा है कि मैं उन्हें खर्च ही नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, युकियोना का मूड पूरी तरीके से बदल गया। मोरोई उसको शहर के बाहर वाले सुपर मार्केट में लेकर के गया और दोनों ने मिलकर के इतनी ज्यादा शॉपिंग की कि शॉपिंग ही हो गई। घर लौट करके मोरोई ने तुरंत ही उसके लिए शानदार दावत तैयार कर दी। दोनों ने उस दिन बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन उसके बाद से युकियोना हमेशा से मोरोई के घर आने लग गई, कभी खाने के लिए तो कभी टाइम बिताने के लिए। मोरोई भी हमेशा उसके लिए अलग अलग डिशेस को बनाता रहता था। इसी बीच मोरोई को पता चलता है कि योकाई जो होती हैं वो इस दुनिया में देवी समान होती हैं। कोटो को बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है इंसान और योकाई के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। पहले सभी योकाई इसी दुनिया में रहा करते थे और इंसानों के बीच में बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ रहते थे। कभी कभी तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ कुछ इंसानों की मदद भी किया करते थे। अब युकियोना जो रोज रोज मोरोई के घर में बैठ करके फ्री का खाना उड़ाया करती थी,
एंड अब वो इस बात को ले करके थोड़ा सा गिल्ट फील करने लग गई थी। तो युकी ओना को लगा चलो कुछ न कुछ करके इसका बदला चुका दिया जाए। पर मोरोई को युकी ओना की हरकतें देख करके यही लगता है कि युकी ओना तो बहुत ही ज्यादा फ्री हो गई है एंड वो उसके लायक नहीं है, जिसकी वजह से मोरोई ने युकी ओना को बहुत ही इजीली टाल दिया। लेकिन अचानक से अगले दिन दो पुलिस वाले हमारे हीरो के घर में आते हैं एंड वो पुलिस ऑफिसर उससे बताते हैं कि पिछली रात उसकी वाइफ की हत्या हो गई। सबसे बड़ा सस्पेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो है मोरोई। उसकी बेगुनाही का एक लौता सबूत पेश करने वाली थी युकी ओना। लेकिन दिक्कत तो दोस्तों इस बात की थी युकी ओना इंसानों के सामने तो आ ही नहीं सकती। पुलिस ने वही पुरानी रूटीन पूछताछ शुरू करी, जिसके बाद मोरोई ने हर एक किस्सा उन्हें बता दिया, शादी से लेकर के पूरा डिवोर्स तक। उस वक्त जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचानक से हारूना ने उसको एक ड्रिंक दी जिसके अंदर स्लीपिंग पिल्स थी। बिना सोचे समझे वो उसको पी गया, जिसके बाद ऑफिस जाते उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण वो ऑफिस ही के अंदर बेहोश हो गया। बाद में जब प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए मोरोई को पता चला कि हारुका का तो एक अफेयर चल रहा था, उसका पूरा प्लान यही था कि रास्ते में दवा असर कर जाए एंड मोरोई का उसी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, जिसके कारण वो खत्म हो जाए। भाई माँ कसम दोस्तों, ये सब देख करके तो मन करता है जिंदगी में शादी ही ना करें। तुम लोग कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन देना कि शादी को लेकर के तुम्हारा क्या ओपिनियन है। एंड इस तरीके से मरने के बाद वो अपने हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प करके अपनी आशिक के साथ आराम से भाग सकती थी। ये सारी बातें मोरोई को पता चल जाने के बाद भी उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट कुछ भी केस फाइल नहीं किया, बल्कि मोरोई तो इतना ज्यादा सीधा था कि डिवोर्स हो जाने के बाद उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी खुद उसे दे दी। ले रख ले दान में, तू भी क्या याद रखेगी। पुलिस को मोरोई के घर पहुंचने का क्लू खुद उसकी एक्स वाइफ के घर से मिला था। मरने से पहले हायू ने एक लेटर लिखा था जिसके अंदर यही लिखा हुआ है, मैंने मोरोई को पूरी तरीके से मौत के मुंह में फेंक दिया था, लेकिन वो इतना ज्यादा सीधा है कि उसने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, बल्कि डिवोर्स हो जाने के बाद उसने मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी भी दे दी। इससे हारूना को शक हुआ कि शायद से मोरोई अंदर ही अंदर बदला लेने का सोच रहा है। उसका शक जब और ज्यादा गहरा हो गया जब उसे पता चला हयातो वही शख्स जिसने कि इसको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था, कुछ समय हो जाने के बाद एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस वजह से हारूना को लगने लग गया कि मोरोई जरूर एक न एक दिन उसके पीछे भी आएगा उसको खत्म करने के लिए। एंड जब पुलिस को हारूना की लाश मिली तो जब उसके हाथों में आखिरी बार एक ही चीज लिखी हुई थी, मोरोई। कुछ दिनों पहले एक सीसीटीवी कैमरा में फुटेज भी मिली जिसमें मोरोई एक ऐसी लड़की के साथ मिला जो कि बिल्कुल हारोई जैसे मिल रही थी। असल में वो उसकी एक्स वाइफ नहीं बल्कि युकी ओना थी, क्योंकि वो लोग कुछ ही दिन पहले सुपरमार्केट जो गए थे। पर मोरोई तो पुलिस को ये वाली सच्चाई बता ही नहीं सकता था। नतीजा बस यही निकला, पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले गई एंड देर रात तक उससे बस पूछताछ ही करती रह गई। आखिरकार जब वो अपने घर में पहुंचा तो युकी ओना खड़ी होकर के उसका पहले से इंतजार कर रही थी। मोरोई ने उसको सारी बात समझाई। जिस रात उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था उस रात तो वो युकी ओना के साथ खाना खा रहा था, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगी क्योंकि इंसान तो युकाई जैसी चीज को मानते ही नहीं है। तभी युकी ओना ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारी एक्स वाइफ मेरी तरह दिखती थी? मोरोई ने इस बात को नकारा नहीं। असल में 11 साल पहले जब युकी ओना ने उसकी जान बचाई थी उसके बाद से उसने कभी भी उसका चेहरा भूला ही नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने हारू ओना से शादी की तो असली वजह यही थी कि वो युकी ओना की तरह दिखाई देती थी, और यही कारण भी था कि हारूना ने अफेयर कर लिया, क्योंकि कोई भी औरत किसी और की जगह बन करके जीना नहीं चाहती। ये बात को सुन करके युकी ओना तो बिल्कुल से खुश हो गई। उसने इस बात को ठान लिया कि वो किसी न किसी चक्कर से उसके ऊपर से वो वाला इल्जाम हटवा करके रहेगी। फिर युकी ओना के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना योकाई की प्रिंसेस कोटोको से कुछ पूछा जाए, वो तो बुद्धिमान की भी देवी है, शायद हमारी कोई मदद ही कर दे। युकी ओना मोरोई को लेकर के कोटोको के पास पहुंच गई, लेकिन वहां पर पहुंचते ही अचानक से कोटोको ने मोरोई के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा मोरोई असली कातिल है, ये ऊपर से तो बहुत ज्यादा सीधा साधा दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खतरनाक इंसान है। और युकी ओना तू तो सिर्फ इसके प्लान का हिस्सा है, इसने तुम्हारा भरोसा जीत करके सिर्फ तुम्हारा यूज किया है। ये सुनकर के मोरोई वहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी युकी ओना ने हिम्मत जुटा करके कोरोई से बोला। हालांकि वो कोटोको से बहुत ही ज्यादा डरती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मोरोई एक बहुत ही अच्छा इंसान है। कोटोको दोनों को देख करके बहुत तेज मुस्कुराई एंड कहा, मैंने जो कुछ भी बोला था वो सब चीजें झूठ थी। असल में मैं मोरोई को ये चीज दिखाना चाहती थी कि युकी ओना इतना ज्यादा प्यार में तुम्हारे पागल है कि उसने देवताओं तक से मिनती कर ली। तुम्हें उसके जज्बात को समझना चाहिए, क्योंकि युकी ओना बहुत ही ज्यादा मासूम है और मुझे ये भी डर था कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। फिर कोटोको उनसे बताती है कि उसे पहले से मालूम था कि असलियत में कातिल कौन है, क्योंकि उसके आने से पहले उसने कुछ योकाइयों को भेज करके छोटे मोटे सबूत को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। पुलिस को हारूना के घर से एक चिट्ठी मिली थी जिसके अंदर तुम्हारे ऊपर के लिए शक जगाया गया था, एंड उसी चिट्ठी ने कोटोको को यकीन दिलाया कि मोरोई किसी भी हालत में कातिल नहीं है। ये सुनकर के मोरोई ने तो
चैन की सांसें ली, कम से कम उसे अब जेल जाने का डर नहीं रहा। पर फिर उसने तुरंत ही पूछा, असली कातिल फिर कौन है? कोटोगे ने सीधे सीधे नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने आड़े टेढ़े मुंह में सारी बात बता दी। एंड ना ही उसके ऊपर किसी भी तरीके की शारीरिक चोट है, मतलब कि यही बात है, उसे किसी जगह पर प्लांट करके बुलाया गया एंड उसी जगह पर खत्म कर दिया गया। एंड अगर कातिल सच में तू होता तो हारूना उस चिट्ठी को अपने बचाव के लिए पहले ही पुलिस में दे देती, क्योंकि वो चिट्ठी हारूना की सेफ गार्ड थी। लेकिन अगर तुम ही वहाँ पर किलर होते तो तुम पूरे घर को छान देते, उस चिट्ठी को ले ही आते तुम। एंड ऐसा करने के बाद तुम आसपास की सीसीटीवी कैमरा में तो जरूर से फंस जाते। इसका मतलब चिट्ठी को और कहीं जगह पर छुपाया गया था और हारूना के हाथ में लिखा हुआ तुम्हारा नाम। इसका मतलब तो साफ यही है कि तुम्हें कहीं फंसाने के लिए ये सब किया गया है। मोरोई तो ये सभी चीजों को देख करके हक्का ही बक्का रह गया, क्योंकि उनकी पिछली लाइफ और उनकी बीच की बातें तो सिर्फ वही लोग जानते थे, क्योंकि हारूना की साजिश और उनके बीते हुए रिश्ते की बातें सिर्फ वही दोनों लोग जानते थे। उसने तो कभी किसी के साथ ये वाले राज के बारे में बात ही नहीं की, तो फिर कौन था जो कि उसके बारे में ये सारी बातें जानता था? तभी कोटोगो बीच में कहती है, कातिल जरूर वही आदमी था जिसकी मानसिक हालत खराब थी, जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिवनेस है, या फिर कभी तुमसे मेंटली मार खाई हो उसने। ये बात तो पक्की है, कातिल जरूर तुम्हारा कोई अपना ही है। लेकिन फिर भी मोरोई बहुत ही शॉक्ड होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार कातिल कौन है। कोटोगो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसे कहती है, तुमको हर बार तुम्हारे आपस वाले ही धोखा दे करके चले जाते हैं, चाहे दोस्त हो या फिर उसका प्यार या फिर बिजनेस पार्टनर। लोगों को लगता था कि अब मोरोई का दिल पूरी तरीके से नफरत से भर चुका है और कोई इसी बात का फायदा उठा करके सारी मोरोई की कमजोरी को निकाल करके उसे फंसाना चाहता है। ये काम बस वही कर सकता था जिसको मोरोई की पूरी सिचुएशंस पता हो एंड उसे ये भी पता हो कि मर्डर वाली रात मोरोई के पास कोई भी एलिवे नहीं था। ऐसा इंसान बस एक ही हो सकता था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट मोकोटो। उसी वक्त मोरोई के फोन में कॉल आती है एंड वो थी मोकोटो की। मोरोई तो संग रह गया, डर से बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लग गया। मोकोटो तो उसकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद वाली असिस्टेंट थी एंड उसने तो कंपनी में उसका हर वक्त साथ दिया था। जिसके बाद जब मोरोई ने उस कंपनी को छोड़ा तो उसने अपने बचे हुए शेयर्स को भी गिफ्ट के तौर पर मोकोटो को दे दिए थे। उसे ये बात तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार मोकोटो उसको क्यों धोखा देगी। अचानक से उसे उसी रात की याद आती है जिस रात को उसकी एक्स वाइफ मारी गई थी। वो तो उस रात यूकी ओना के साथ बैठ करके डिनर कर रहा था। डिनर कर लेने के बाद उसको मोकोटो का कॉल आता है। यूकी ओना का राज छुपाने के लिए उसने मोकोटो से झूठ बोल दिया कि वो घर के अंदर अकेला बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। लेकिन मोकोटो तो एक ही बात की रट्टा लगाती रही, क्या तुम सच में अकेले बैठे हो, क्या तुम सच में अकेले हो। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मोरोई के पास कोई भी एलिबाई नहीं है, तभी उसने जा करके उसकी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया। मोरोई के तो ये चीज सोच के भी पार थी कि मोकोटो ऐसी हरकतें कर सकती है और मोरोई ने तो कभी भी मोकोटो का बुरा ही नहीं किया। तभी वो लड़की कहती है कि पुलिस को बहुत ही जल्दी मोकोटे के खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा। तभी मोरोई सोच में पड़ जाता है कि कोटोको को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना सब कैसे पता है। असल में कोटोको ने अपने छोटे छोटे योकाई को पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। उनमें से तो एक योकाई ने पूरा का पूरा मर्डर अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। उन्हीं के डिस्क्रिप्शन को यूज करके कोटोको ने असली कातिल को तुरंत से पहचान लिया। मोरोई मोकोटो के मोटिव के जानने के बारे में बहुत ही बुरी तरीके से बेचैन था, पर कोटोको ने हंसते हुए कहा जब पुलिस उसको पकड़ लेगी तो सारी की सारी बातें सामने आ जाएंगी। कोटोको ने तो कहा अब उसकी पूरी स्टोरी क्लियर हो चुकी है एंड अब बारी है मोरोई और यूकी ओना की कहानी सुलझाने की। आखिर में एक इंसान था और दूसरी लड़की योकाई, उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा लंबा चलना तो नामुमकिन है, पर कोटोको ने पूरी तरीके से सच्चे दिल से उन्हें दुआ दी कि वो लोग हमेशा हमेशा एक साथ रहें। ये सुनकर के यूकी ओना खुशी से झूम उठी और वो तुरंत ही जा करके उसके गले लग गई। फिर मोरोई ने हंसते हुए कहा चलो फिर जल्दी हम लोग घर चलते हैं और बच्चों को पैदा करते हैं। तभी अचानक पास में छुपा बैठा कोरो बाहर निकल करके आ गया। वो कोटोको का बॉयफ्रेंड था, लेकिन कोरो को देखते ही यूकी ओना चीख उठी। वो तो डर के मारे कांपने लग गई थी। मोरोई तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। असल में युकाई की जिंदगी के अंदर कोरो को बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान माना जाता है। वो तो मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा डरावना माना जाता था। हालांकि शक्ल देख करके इतना डरावना दिख नहीं रहा है। कोटोको कहती है चलो हटाओ, बहुत ज्यादा बातें हो गई, तुम लोग जल्दी से अपने घर जाओ। जिसके बाद यूकी ओना उसको गोद में ले करके उस जगह से चली गई। कोटोको ने क्रू से कहा इस बार मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि युकाई को बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान मिला है। कुरो ने उससे पूछा तुमने सीधे सीधे मोरोई को मोकोटो का मोटिव क्यों नहीं बताया, तुम बता देती उसको। कोटोको ने गहरी सांस लेते हुए कहा क्योंकि मुझे उस बात का डर था कहीं मोरोई इस बात को सहन नहीं कर पाता तो। वो हमेशा मोकोटो की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था एंड दिल ही दिल प्यार भी किया करता था। वो पहले ही मोरोई की इतनी ज्यादा सैड स्टोरी को सुन करके दुखी थी। जब मोरोई ने अपनी कंपनी को छोड़ा था तभी उसके
साथ उसकी सेक्रेटरी ने भी उस कंपनी को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन मोरोई ने मोकोटो से कहा कि वो उस कंपनी के अंदर ही रहे। मोकोटो ने उसकी पूरी बात मान ली एंड उसी कंपनी के अंदर वो रुक गई, जिसके बाद वो मोरोई का लगातार इंतजार करती रही। पर महीने बीतते चले गए, मोरोई ने कभी भी उसको कॉल ही नहीं किया। इसी ने उसके प्यार को पूरी तरीके से नफरत में बदल दिया था एंड उसी नफरत के चलते उसने मोरोई की एक्स वाइफ का मर्डर भी कर दिया एंड मोरोई को पूरी तरीके से फंसाने की साजिश रखी ताकि वो जेल से बाहर ही ना आ पाए। मकोटो चाहती थी कि मोरोई पूरी तरीके से टूट जाए, जिसके बाद वो उसकी जिंदगी के अंदर जा करके उसे संभाले ताकि इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठा करके उसको अपने प्यार के अंदर पागल किया जा सके। कोटोगो ने उसका मोटिव इस वजह से उसे नहीं बताया क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही बुरी तरीके से उलझा हुआ था। ऊपर से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन एंड उनका सबूत इकट्ठा करने में तो अभी काफी ज्यादा वक्त उन्हें लगेगा। तब तक शायद मोरोई थोड़ा सा संभल भी जाता और सच को अपनाने की हिम्मत भी कर सकता। दूसरी बड़ी बात यह थी कि आज बहुत ही बड़ी रात थी। आज मोरोई और युकी ओना ने फाइनली अपने रिश्ते को मान लिया है एंड अगर कोटोगो इस वक्त सच बोल देती ना तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता एंड शायद उनका ये वाला मीठा पल भी पूरी तरीके से खराब हो जाता। ऐसी हालत में तो युकी ओना उससे बहुत बुरी तरीके से नफरत करने लगती। कुरो ने कहा कि मोरोई की किस्मत ही कितनी ज्यादा खराब है, शुरुआत से खराब थी भाई उसकी किस्मत। जवानी में सगा दोस्ती उसका दुश्मन निकल जाता है। शादी के बाद उसकी एक्स वाइफ ने ही उसको मारने की कोशिश की एंड अब तो उसकी असिस्टेंट ने ही उसको मर्डर के जाल में फंसाने की कोशिश की। पर किस्मत का इतना बड़ा खेल तो देखो, इसी बीच उसे युकी ओना मिल गई। फिर भी कोटोगो को लगता था कि मोरोई की जिंदगी में जितनी भी औरतें आई उन सभी को एक साथ मिला भी दोगे ना तब भी वो युकी ओना की इतनी डरावनी नहीं हो सकती। एंड अगर मोरोई ने गलती से भी उससे गुस्सा दिला दिया ना तो हो सकता है वो उसी जगह पर उसे जमा दे एंड अगली सुबह उसकी खबरें अखबारों में छप जाएं कि एक बंदा जम करके मर गया। इसी बीच युकी ओना कोटोगो की तारीफों की पुल बांधती रह गई। वो बार बार इस बात को कहती जा रही थी, हो ना हो कोटोगो कितनी ज्यादा कमाल की लड़की है। लेकिन मोरोई भैया तो मन ही मन एक ही बात सोच रहे थे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे। आखिर हम दोनों की सोच भी काफी ज्यादा अलग है और हम लोग की जिंदगी तो है ही अलग। फिर उसने युकी ओना की आंखों के अंदर देखा एंड फैसला कर लिया कि अब चाहे जो भी हो वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। अब बस हर एक पल को जीना है एंड युकी ओना के साथ बिताए हर एक पल को एंजॉय करना है।